जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 12 देखेंगे एडुटेरिया का। और भी हमारे सेट प्रैक्टिस हैं दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और वहाँ ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र से होते हुए पहला महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों, उसके बाद तेलंगाना होते हुए, उसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों, और उसके बाद अंततः उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अफवाह बेसिन इन्हीं राज्यों से होकर के गुजरता है गोदावरी का। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण व्याख्या के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है दोस्तों? तो वह है निहारिका परिकल्पना, जिसे कि इमैनुअल कांट द्वारा विकसित की गई है। इमैनुअल इमैनुअल कांट के द्वारा विकसित की गई है निहारिका परिकल्पना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। तेगुला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है दोस्तों? तो तेगुला जलप्रपात हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यह ड्रैगन पर्वत से निकलती है दोस्तों। यह ड्रैगन पर्वत पर स्थिति है इसकी है ना। और यह तुगेला नदी पर बना हुआ है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित यह अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो उसे यूर्त कहा जाता है दोस्तों, जिसे खिरगिज जनजाति द्वारा बनाई गई है। खिरगिज जनजाति जो कि मध्य एशिया में निवास करती है, उसके द्वारा यह आवास बनाया जाता है। यह अस्थायी आवास जिसे यूर्त कहते हैं। और अगला है, इसमें से इग्लू देखेंगे दोस्तों। यह बर्फ से बना हुआ या टुंड्रा प्रदेश में बनाया जाता है। बर्फ का यह अस्थायी आवास होता है, जिससे एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। और अगला है हमारा तिपी। तिपी जो कि रेड इंडियन द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। रेड इंडियन जो कि अमेरिका की प्रजाति है द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे? तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में बनाया जाता है इस टाइप के यह अस्थायी निवास। अगला प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो छोटा नागपुर का पठार में संकेंद्रित है दोस्तों, जो कि कहाँ अवस्थित है? तो हमारा झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है दोस्तों? तो मौसम कहलाती है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना दोस्तों, जिससे कि स्थानांतरी कृषि का नाम दिया हुआ है और संबंधित राज्य का नाम दिया हुआ है। तो झूम कृषि का संबंध है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, तो हमारा 1 का आर होगा। दहिया जिसका कृषि स्थानांतरित कृषि है मध्य प्रदेश का, और पेंडा जो कि स्थानांतरित कृषि है आंध्र प्रदेश का, और कुमारी जो कि स्थानांतरित कृषि है पश्चिमी घाट का। यह था हमारा ARPQS, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, और जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लेब्राडोर भी ठंडा जलधारा है, कैनारी भी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा है दोस्तों। यह लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है ठंडी जलधारा। कैनारी जो धारा है दोस्तों, यह भी उत्तरी अटलांटिक में ही पाई जाती है महासागर में। यह भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, जो कि दक्षिणी अटलांटिक में पाया जाता है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। धारा से भी प्रश्न बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग ध्यान में रखते जाएंगे। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो वह झील कौन सी है दोस्तों? तो उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है।
है ना। डल झील हमारा देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है ना। बारह पानी झील हम लोग देखेंगे तो मेघालय में अवस्थित है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, मेघालय, है ना, मेघालय में अवस्थित है दोस्तों, मेघालय, है ना। अगला है लोकटक झील, जिसे कि मणिपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो मणिपुर में, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है, तो वह कौन सी है, कौन सी जलधारा है दोस्तों, तो 10 डिग्री चैनल है जो कि अलग करता है लिटिल अंडमान से, लिटिल अंडमान से कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, इस बात को भी याद रखेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण छोटे छोटे तथ्यों के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग याद रखेंगे। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है, तो सिपकिला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करता है दोस्तों। और सिपकिला दर्रा हमारा जानते हैं कि हम लोग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, भारत और तिब्बत की सीमा के पास अवस्थित है। नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में अवस्थित है दोस्तों। और जोजिला दर्रा जो कि लद्दाख में अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है दोस्तों। और लिपू लेक दर्रा जो कि हमारा उत्तराखंड में अवस्थित है, इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर के बड़े तक कण आकार का संदर्भ में अवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है, तो वह है दोस्तों मिट्टी, सबसे छोटा कण मिट्टी का होता है, उसके बाद गाद का, उसके बाद रेत का, उसके बाद बजरी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर अफेलियन यानी कि सबसे दूर रहता है सूर्य से, और 3 जनवरी उपसौर यानी कि सबसे नजदीक रहता है सूर्य से पृथ्वी, कब, 3 जनवरी को। तो यह बात सही है दोस्तों। और 4 जुलाई को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर केवल सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत माफ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो उसे सौंधर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है, तो वह कहाँ से मिला है दोस्तों, धौलावीरा से, जो कि हमारा कहाँ स्थित है, गुजरात में अवस्थित है। अमरी जो कि हमारा पाकिस्तान में अवस्थित है दोस्तों, जो कि सिंध प्रांत में अवस्थित है। पुरातात्विक स्थल हैं ये सभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राखी गढ़ी हम लोग जानते हैं दोस्तों, यह हरियाणा में है अवस्थित। कालीबंगा कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो यह राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, तो भारत में दास प्रथा नहीं है, इसे किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था दोस्तों। और इसका साथ उसके बाद इसने भी इस बात को दोहराया था, तो वह कौन थे, स्ट्रैबो ने, है ना। लेकिन सर्वप्रथम हमारा मेगास्थनीज ने ही कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों, तो बंग भंग दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया जाता है बंग भंग। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया जाता है। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 अगस्त 1946 को। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एनवी सेंट द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था दोस्तों, तो इसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव थे राजनीतिक गुरु व संरक्षक शिवाजी के। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो बौद्ध संगति दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें से अध्यक्षता किसने की थी वह देना है। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ऑप्शन नंबर 2। और यह प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। और इसका अध्यक्षता देखेंगे दोस्तों, सॉरी, यह कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता देखेंगे दोस्तों, तो उसे सबकामी ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। और इसकी हम लोग जानेंगे कि यह कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की जो है सो देखेंगे अध्यक्षता, तो मौगली तीस ने की थी। और कब हुई थी दोस्तों, तो यह 251 ईसा पूर्व में हुआ था,
सॉरी 201 233 बौद्ध संगति। 1 मिनट दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति हम लोग जानते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो सबकामी। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, मोगली पुत्र तीस। और चौथे तो वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति के बारे में हम लोग देख रहे थे दोस्तों, तो 251 ईसा पूर्व में इसका आयोजन होता है और पाटलिपुत्रा में आयोजन होता है दोस्तों। चौथा जो सो बौद्ध संगति जो कि कश्मीर में आयोजित होता है और वह 100 ईस्वी में आयोजित होता है दोस्तों। 100 ईस्वी में, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो गंधार कला और जो है सो विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो गंधार कला का विकास हम लोग जानते हैं कुषाण के शासनकाल में हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3। जूनागढ़ शिलालेख का जो है सो किसने किया है, तो रुद्र दमन ने किया है। मिलिंद पनो का किसने किया है, तो मिनेंडर ने इसका विकास किया है। और गरुड़ स्तंभ लेख का विकास किसने किया है, तो हेलियोडोरस ने किया है। अतः हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को इसमें सुमेलित करना है। तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण दिया हुआ दोस्तों। तो आदिनाथ को सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आदिनाथ को ही हम लोग ऋषभ देव कहते थे और उसकी प्रतिमा लक्षण ऋषभ है, ऋषभ है ना। और मलिकनाथ जिसके की प्रतिमा लक्षण है जल कलश। पार्श्वनाथ जिसका कि क्या है दोस्तों, सर्प प्रतिमा लक्षण। और संभवनाथ जिसका कि प्रतिमा लक्षण है अश्व। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब किया गया दोस्तों, तो 1765 ईस्वी को किया गया। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा के जानकार थे, तो वह थे वारेन हेस्टिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। और वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल हम लोग जानेंगे दोस्तों, तो 1772 से लेकर के 85 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है, अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे, तो वहां के शासक थे उस समय उदय सिंह। अगला प्रश्न है, अस्थाई सॉरी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा कब की गई, तो 1929 में जो है सो कांग्रेस के जो है सो अधिवेशन में, जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो उसी समय घोषणा हुआ था पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का और लाहौर से ही घोषणा हुआ था दोस्तों। किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था, तो वह थे हमारे कोई नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। और यह कृषि विभाग था दोस्तों, जिसका कि नाम था दीवान ए अमीर कोही, कृषि विभाग था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितना है दोस्तों, तो 1500 किलोमीटर है और इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। सॉरी इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, डीआरडीओ द्वारा विकसित, है ना। और इसका जो रफ्तार देखेंगे दोस्तों, तो 6200 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी कि 1 घंटे में 6200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यह मिसाइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेराथ पर्व 2025 किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों। और यह जो है सो महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है और इसे कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। यह भी इस वजह से भी यह विशेष है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो 25 दिसंबर 2024 के अवसर पर स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया दोस्तों। और किसने लॉन्च किया, गुजरात ने
25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जिसका की उद्देश्य है दोस्तों भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन इसका उद्देश्य है ना। हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। और किसे हरा करके दोस्तों? तो केरल को हरा करके जीता है। ठीक है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध हम लोग जानते हैं कि किससे है? फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा एलआईसी की बीमा सखी योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो वह हरियाणा में शुरू किया गया है। हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? प्रत्येक प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों प्रत्येक सेट में, है ना। पहला भी क्वेश्चन रिपीट था, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में चौथा स्थान है भारत का। पहला है जो है सो अमेरिका का स्थान रहता है हमेशा, है ना। और चौथा नंबर पे भारत का। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है दलाई लामा को, जो कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं या फिर आध्यात्मिक गुरु हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो अनोरा ने जीता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और इसके निर्देशक हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सीन बेकर इसके निर्देशक हैं। सीन बेकर इसके निर्देशक हैं इस फिल्म के, अनोरा फिल्म के। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है दोस्तों। और यह बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया है। और बिरसा मुंडा का जन्म हम लोग जानते हैं कि 1875 ईस्वी में उलीहातू गांव में, जो कि खूंटी में अवस्थित है दोस्तों, वहां पे हुआ था। और इसके 150वीं सॉरी 150वीं जयंती के अवसर पर यह पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो वह है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। यह गांडीव धनुष है दोस्तों, जो कि अर्जुन के धनुष से संबंधित है ना। और इस अस्त्र को DRDO ने विकसित किया है ना। और यह जो है सो 340 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी दोस्तों। और यह हवा में मार करता है, हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को सौंपी गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, किसे सौंपा गया है? तो हम लोग याद रखेंगे कि सऊदी अरब को सौंपा गया। 23वां हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 23वां फीफा वर्ल्ड कप किसे सौंपा गया है? तो वह कौन है दोस्तों? तो वह है मैक्सिको, उसे मैक्सिको को सौंपा गया है, अमेरिका को सौंपा गया है और कनाडा। तीनों देश मिल करके इसे आयोजित करेंगे 23वां फीफा विश्व कप। अगला प्रश्न है, 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो वह है कोको गॉफ, जो कि जिसका कि संबंध अमेरिका से है, USA से है ना। और इसने किसको हराया दोस्तों? तो आर्याना सबालेंका को हरा करके फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। और यह आर्याना सबालेंका किस देश की है दोस्तों? तो यह बेलारूस की हैं, बेलारूस की हैं, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम हम लोग देखेंगे। तो थीम है इसका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। और हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आए थे, तो वे थे प्रोबोवे प्रोबोवे सुबियांतो,
प्रोबोवे सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। उन्हें ही 76वें गणतंत्र दिवस 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है दोस्तों? तो वह 2.98% अनुमानित किया है। अनुमानित चीज थोड़ा कभी कभी उसका डाटा आगे पीछे होता ही रहता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ है, ऑप्शन सही है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, यह भी बात सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है दोस्तों? तो कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 19 के तहत दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। अनुच्छेद 19 के तहत हम लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, ठीक है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा अनुच्छेद 301 को जोड़ा जाता है दोस्तों, या फिर 300 को जोड़ा जाता है, तब यह कानूनी अधिकार बन जाता है संपत्ति का अधिकार। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो यह केवल अपने सदस्यों के हितों में कार्य करते हैं, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। अपने सदस्यों के हितों में नहीं कार्य करते हैं, वे सामान्य हितों में कार्य करते हैं दोस्तों। सामान्य हितों में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, यही ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो हम लोग इसमें से देखते हैं कि इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो उसे कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्रवाई के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो वह है शून्य काल में। प्रश्न काल में दो तरह के प्रश्न होते हैं दोस्तों, तारांकित प्रश्न और या तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का जवाब हम लोग मौखिक रूप से देते हैं, जबकि यह तारांकित प्रश्न का जवाब नेता लोग, मंत्री परिषद वाले लोग लिखित रूप में लोकसभा सदस्यों को जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सलाह से किया जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरणों से होकर के गुजरती है? तो किस चरण से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो द्वितीय वाचन से होकर के गुजरती है, ऑप्शन नंबर 2। पहला जो है सो यदि संसद में कोई विधेयक आता है दोस्तों तो उसे 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है प्रस्तुतिकरण, पहला चरण होता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। दूसरा चरण होता है दोस्तों बहस, आम बहस जिसको बोलते हैं। तीसरा चरण में होता है दोस्तों या तो स्वीकृत होगा विधेयक या फिर यह स्वीकृत होगा, है ना। यही 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो समता का अधिकार का संबंध किससे है दोस्तों? तो समता के अधिकार का संबंध हम लोग जानते हैं 14 से 18 है ना। 14 से 18 हम लोग देखेंगे तो इसका संबंध 14 से 18 है ना। और अगला चीज हम लोग देखेंगे तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार हम लोग देखते हैं तो किससे है संबंध उसका? तो 23 से 24 अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में है दोस्तों? तो हम लोग 29 से 30 अनुच्छेद में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, गांव के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की संरचना एवं उनके कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो हमारा पंचायत का कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बॉम्बे प्लान आया कब था दोस्तों? तो 1944 में आता है बॉम्बे प्लान, और जिसमें उद्योगों का एक तबका एकजुट होकर के यह प्लान लाता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, अतः यही हमारा सत्य नहीं है। अगला ऑप्शन है, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है निर्धनता रेखा से नीचे, ऑप्शन नंबर डी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ क्लाउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो राजस्व घाटा सरकार के राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है, सही है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, यह भी बात सही है दोस्तों, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग जानते हैं कि बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, यह ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो धान की किस्म है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न खनिज और अभावजन्य रोग है दोस्तों। तो कैल्शियम की कमी से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय होता है, अतः यह सुमेलित है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, जबकि लौह की कमी से दंत क्षय कभी नहीं होता दोस्तों, एनीमिया होता है, एनीमिया होता है ना। यह था हमारा युग्म के सुमेलित पर विचार करना था, तो 1 और 2 हमारा युग्म सुमेलित है। किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उनकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलेयता बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे कि ऐंठन होती है? तो वह है हमारा मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण ही ऐंठन होती है। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका उपयोग लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है, यह बात सही है। सुरक्षा मानकों से उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, यह भी बात सही है। यह हमारा सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति सक्रिय या धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो हम लोग जानते हैं कि वह धातु है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम भी है दोस्तों लेकिन आज सबसे अधिक यह धातु को पूछा गया है, जबकि सोडियम हमारा क्या है? धातु है, तो धातु में हमारा फास्फोरस हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। सर्वप्रथम तालाब के जल के स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ल्यूवन हॉक ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और हमारा ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। यह था हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित होता है दोस्तों? तो वह निर्मित होता है प्रोटीन और लिपिड से, यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। पदार्थ और पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान है 7.35 से 7.45। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8। मानव के लार का पीएच मान हम लोग जानते हैं कि 5.5 से 7.5, और मानव मूत्र का पीएच मान 4.6 से 8.0 तक। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, किसमें? तो उत्तल दर्पण में। यदि एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु शोधन की विधि या विधियां हैं? तो वह कौन सा दोस्तों? आसवन भी है, विद्युत अपघटन भी है, मंडल परिष्करण भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? तो सोडियम रोजिनेट जो सो झाग देने का गुण बढ़ाता है।
अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो मैग्नीशियम जो है सो सबसे कम पाया जाता है हमारे शरीर में। कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि 0.1% पाया जाता है। सोडियम का हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यह 0.2% पाया जाता है। कैल्शियम का देखेंगे तो 1.5% पाया जाता है कैल्शियम। नाइट्रोजन का देखेंगे दोस्तों तो 3.3% नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन का हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 18.5% कार्बन पाया जाता है हमारे शरीर में। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वासिक्योर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसकी पहचान करना है। तो यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जिसका पोषण माँ के दूध के द्वारा होता है में होता है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, है ना, उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा असत्य पूछ रहा है, तो यही असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सही सूत्र है? तो वह सूत्र है, श्रेणी क्रम का पूछ रहा है दोस्तों, तो वह सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 अप टू Rn तक। और हम लोग जब समांतर क्रम में पूछा जाए तो यह इसका समांतर क्रम का फॉर्मूला है ना, समांतर सॉरी समांतर समांतर क्रम का फॉर्मूला ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो ओवन में किया ही जाता है, मोबाइल फोन में भी, वाईफाई में भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। मिथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH2Cl2, जिसको कि हम लोग उसका IUPAC नेम डाइक्लोरोमिथेन भी कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है दोस्तों? सॉरी, इसमें कौन सा प्राथमिक यौन अंग है? तो इसका हम लोग देखेंगे, सॉरी दोस्तों, इसका प्राथमिक यौन अंग हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका प्राथमिक यौन अंग हमारा है शीशन मुंड। ऑप्शन नंबर सॉरी विरसन इसका जो है सो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों? तो 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और किसान आंदोलन का संबंध सहजानंद सरस्वती से है। रेड हड़ताल जो है सो जॉन फर्नांडिस ने जो है सो के समय में हुआ था। और वह कब हुआ था दोस्तों? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा था? तो वह था अपोलो दोस्तों, अपोलो 11, है ना। अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया है दोस्तों? तो हम लोग भारतीय संविधान 1950 में किया गया है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना। अगला प्रश्न, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? तो पहला बांकीपुर पटना में हुआ था दोस्तों, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, है ना। और उसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। और दूसरा हम लोग जानेंगे दोस्तों कि गया में हुआ था, जो कि पटना वाला कब हुआ था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में हुआ था। और गया में 1922 ईस्वी में हुआ था द्वितीय, जो कि बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था ये। और इसका अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो थॉमस मोर है यूटोपिया के लेखक। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इकेस्टेसी का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी रूप में जानेंगे तो परम आनंद, परमानंद, है ना। परम आनंद की अनुभूति परमानंद कहलाते हैं। और रिपार्चर जो कि सिनोनिम है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। रिपार्चर का भी मतलब होता है उत्साह,
जो कि एक दूसरे का सिनोनिम है, यानी कि एक जैसा शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जो कि कितना तरह का होता है दोस्तों? 52 तरह का होता है। 11 स्वर वर्ण होता है और 41 व्यंजन होता है दोस्तों, व्यंजन। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न गणित का दोस्तों। इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सफलता की हर वो ऊंचाई को छुएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ विदा चाहता हूँ। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।